नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। हमारे भारत के भी बदल रहे हैं, विश्व के तो बदल ही रहे हैं। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कल ट्रम्प साहब पर उनके एक कार्यक्रम में गोली चला दी लोगों ने। हालांकि वो पकड़ लिया गया, और लेकिन इस तरह के हालात बन रहे हैं कि लोग जो है किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से जो राम माधव है, खासतौर से मैं उनकी चर्चा करना चाह रहा था कि जो आरएसएस के बहुत प्रमुख नेताओं में हैं, और उनको भाजपा में भेजा है जनरल सेक्रेटरी बना करके। काफी कुछ साल पहले, 4-5 साल हो गए, शायद 3-4 साल तो हो ही गए। और उनको कश्मीर का इंचार्ज बनाया था पहले। कश्मीर में पुलवामा होने के बाद उनको वहां से हटाया गया, और फिर उनको मणिपुर भेजा गया। और मणिपुर में भी वैसा ही कांड हुआ जैसा पुलवामा में हुआ। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। और आजकल वो इसलिए चर्चा में है कि वो अमेरिका गए हुए हैं। और अमेरिका में उन्होंने जो भाषण दिया है या जो बातचीत की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। भारत के हर नागरिक का उससे सर झुक जाता है। इस तरह की बातें उन्होंने वहां बैठ करके कही है। तो उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है, हम बंगाल के चुनाव पर चर्चा करेंगे, एसआईआर पे चर्चा करेंगे। एसआईआर होने के बाद भी वहां पर काफी लंबे 97 लाख, 97 लाख वोटर्स का नाम कट गया था। फिर वहां ट्रिब्यूनल बिठाया और उन्होंने कुछ जांचें की और पता नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के नाम कट गए हैं जो चुनाव में वोट नहीं दे पाए और न दे पाएंगे। तो हालांकि वो बहुत उनका जस्टिफाइड है वोट देना, और उनको हर तरह के उनके पास वो प्रूफ भी हैं। उनके लाइसेंस है, उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जमीन भी है शायद। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं और केसेस है। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि एसआईआर करने वाले अधिकारियों के नाम भी उसमें कट गए हैं। तो ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था अभी। पूरी डिटेल तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन उस पे भी एसआईआर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर। तो ये बंगाल के चुनाव ही नहीं, 5 राज्यों के चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे आप पार्टी के टूटने की। उसमें 7 विधायक जो राघव चड्ढा, जिसको अभी थोड़े दिन पहले उप नेता पद से हटा दिया था राज्यसभा के सांसदों से के, उसके बाद जो स्थिति बनी, अ, अब ये कहा जा रहा है कि ये सातों सांसद ही जाएगी, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट विलय नहीं कर सकते इनको। कोई पार्टी अगर टूटती तो पार्टी का विलय हो सकता है, सांसदों का विलय नहीं हो सकता है। ऐसा एक कोई कपल सिब्बल का कहना है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ लिए हमारे साथ आज शंकरलाल जी चौधरी हैं, जो भाकपा माले के महासचिव हैं प्रदेश के, और यूं बारीक जानकारी रखते हैं इन सब विषयों पर। तो मैंने कहा आज इनसे बात की जाए, हमारे दर्शकों को इस बात को समझाया जाए कि कैसे हम किस मुश्किल परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं। इधर ईरान और अमेरिका का युद्ध भी बहुत चरम पर पहुंचने वाला लगता है। बातचीत अभी शायद अभी तक नहीं हुई है। और वो विदेश मंत्री पाकिस्तान जाकर के भी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स की इंतजार नहीं की उन्होंने, और वो वहां से वापस चले आए। मस्कट गए और मस्कट से फिर वापस पाकिस्तान गए और फिर रूस गए, और इस तरह से सारा खेल चल रहा है। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे ये राम माधव जो स्टोरी बता रहे हैं,
क्या कमी रह गई भारत सरकार की। तो ये गुलामी का जो आवरण है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे हैं। और खास तौर से ये जो पहला विषय है कि राम माधव जी अमेरिका में हैं अभी। पता चला उनकी उस इंटरव्यू से, उनकी उस वार्ता से जो वहाँ चल रही थी। बाकी हम तो अभी खाली अमेरिका और ईरान के उस संदर्भ में ही अमेरिका को देख रहे थे। और वो तो एकदम से ऐसे हालात में भी पता चला कि कोई वहाँ हिंदुस्तान के लिए बैठा हुआ है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एक तरीके से हिंदुस्तान के हितों को बेचने का एक खुलासा भी वो कर देता है कि किस तरह से मोदी सरकार के दौर में नवीनतम स्थिति ये विस्फोटक स्थिति सामने आई है कि किस तरह से हमारे देश के हितों को एक दूसरे देश के सामने घुटने टेक के बेचा गया है। राम माधव वहाँ कोई हडसन इंस्टीट्यूट के लोगों को में बातचीत कर रहे थे। और जो मीडिया में जो बातें आई हैं तो कहीं कहीं उससे ये पता चलता है कि जो इंडिया के लिए अभी भाड़े पर जो वो लॉबिंग करते हैं, अमेरिका में लॉबिंग का प्रावधान है। अमेरिका सरकार ने कानून पास कर रखा है कि दूसरे देश उनके यहाँ लॉबिंग के लिए एजेंसीज को हायर करके और उसके माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो वो जो लॉबिस्ट हैं उनके साथ में जो राम माधव जी की जो बात हुई, और जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा, उस तरह से लगता है कि जैसे भारत ने कह तो रहे हैं हमारे यहाँ मोदी जी कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, पर यहाँ तो पता चला है कि हम तो गुलाम बन गए हैं। तो ये तो बहुत ही खराब स्थिति सामने आई है। एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी आया सर, तो मैं जी इंटरप्ट कर जी। रहा हूँ आपको। एक बात तो ये है कि राम माधव की संवैधानिक स्थिति क्या है। बिल्कुल, वो भी बात करते हैं एक और तो मेरे। दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने वहाँ लॉबिंग के लिए लॉबी का क्यों अपॉइंट किया? जी मतलब उसके लिए क्या है, आरएसएस का उसमें क्या है? जी। मतलब मैं भारत की बात तो ठीक है, भारत सरकार अगर कोई लॉबिंग करने के लिए कोई किसी कंपनी को हायर करती है तो समझ में आती है बात। जी जी। लेकिन आरएसएस किस स्थिति में वहां पर जो है भारत के लिए लॉबिंग कर सकती है? जी जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। वैसे भी मैं इस बिंदु को मैं जो कुछ यहाँ टिप्पणी कर रहा था उसमें मैंने पहले से शामिल किया हुआ था कि ये जो उन्होंने जो कहा, पहले तो उसको हम देखें उसने क्या कहा। वो वहां उनको कह रहे थे कि भाई हमने क्या कमी, हमारी तरफ से क्या कमी रह गई, इन व्हाट वी आर लैगिंग, ये उनके शब्द थे। और फिर उन्होंने गिनाया कि आपने कहा, माने अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से तेल लेना बंद करो, हमने बंद कर दिया, वी एग्रीड। उन्होंने कहा आप रशिया से तेल लेना बंद करो, वी एग्रीड, मानिए हम सहमत हो गए। फिर आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, उस पे भी उन्होंने बोला वी एग्रीड। फिर सुधार करते हुए बोला कि हमने धैर्य रखा और हमने कोई बवाल खड़ा नहीं किया, हमने कोई विरोध नहीं किया। और फिर लास्ट में उन्होंने ये भी 18%। कहा कि जो लेटेस्ट अमेरिका के से ट्रेड डील है, जो 18% जिस पे आपने टैरिफ लगाया है, उसको भी वो पहले से ज्यादा है लेकिन हमने मान लिया। पर एवरेज अब एवरेज बताओ से भी। कि हमारी हमारी क्या कमी रह गई। तो मतलब एक तरीके से पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि हमने तो जो जो कहा सब कर दिया, सरेंडर कर दिया। और अमेरिका ने जो कुछ कहा वो अमेरिकन हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया, इंडियन हितों को नहीं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ ये बात कही जा रही है कि हम पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर बैठे हैं। तो फिर हमारे हमारे देश की सॉवरेंटी, जो सार्वभौमिकता है, सर्वप्रभुत्व संपन्नता जो है, वो कहाँ गई? वो तो संविधान में है। तो उस तरह से देखा जाए तो एक हम फिर साम्राज्यवादी ताकतों की जकड़न में है। और ये उनके जो जो वहाँ जो वाच था उससे बिल्कुल बात स्पष्ट होगी, जो बहुत ही बेहद शर्मनाक स्थिति है। हमारे यहाँ जो जो मीडिया के माध्यम से मीडिया को आगे करके जो एक राष्ट्रवादी होने की बात की जाती है, वो तो बिल्कुल पोल खुल गई उसमें। राष्ट्रवादी कहाँ हो? तो आप तो अमेरिका के हितों की पैरवी कर रहे हैं, जो अमेरिका कह रहा है वो कर रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं हमारी कमी कहाँ रहेगी, सब कुछ तो मान लिया। तो ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और इससे फिर से एक बार ये साबित हो गया कि ये आरएसएस का परिवार कुल मिलाकर, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, खाली मुखौटा लगा रखा है। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के दलाल हैं हमारे देश में। ये बात
अब हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात आपने जो बिंदु उठाया बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्थिति है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अगर कोई जाएगा बात करने, बात रखने, या कोई एजेंसी अगर मान लीजिए भारतीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए कोई वहां उन्होंने रखी है, कोई पैसा देके वहां वकालत करने के लिए आपने अपॉइंट किया है, तो भारत सरकार के प्रतिनिधि उससे बात करें। राम माधव तो भारत सरकार में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इससे ये लगता है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो माने सरकार, भारत सरकार तय नहीं करके और एक तरीके से अ, नागपुर तय कर रहा है और नागपुर के प्रतिनिधि तय कर रहे हैं। और वो क्यों अधिकृत है, क्या उसका कारण है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, बल्कि आरएसएस की तरफ से वो महासचिव नियुक्त था, जैसे वहां होता है नियंत्रण के लिए, और आरएसएस में भी दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब है कि सरकार को महत्वपूर्ण विषय, फॉरेन पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे सरकार नहीं तय करके और आरएसएस तय कर रहा है। तो फिर ये तो एक तरीके से सरकार पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर और ये जब कांग्रेस ने जमाने में जब उन्होंने एक सलाहकार परिषद बना रखी थी, जो बकायदा जिसका एक अस्तित्व था, जो सबके सामने थी, लेकिन यहाँ तो दबे छुपे नागपुर से सारी नीतियां तय हो रही है। तो ये दोनों ही बातें मुझे लगता है कि एक तरीके से खुलासा करते हैं कि मोदी सरकार है वो न केवल अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटना टेके हुए है, बल्कि वो उसको संचालित भी आरएसएस कर रहा है। मोदी जी और दूसरे लोग केवल मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, और शायद उनको इतनी भर छूट है कि वो कॉरपोरेट हितों के लिए जो भी काम करना वो करें, बाकी नीतियां सब कुछ फॉरेन पॉलिसी सहित हम सब, रक्षा और फॉरेन पॉलिसी वगैरह सब हम ही तय करेंगे। और वो इस देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति पहले कभी ना आई, न सुनी, न देखी गई है। जो लोग बार बार में हर बार नेहरू को गालियां देते रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को कुछ अगर जेन्युइन भूल चूक भी हुई है उसको बड़ा कर करके बाउंडर खड़ा करते हैं, उन लोगों का चरित्र, उन लोगों की आंतरिक स्थिति इस तरह की है कि देश की आजादी एक तरीके से उन्होंने फिर से अमेरिका की गुलामी में रख दी। तो ये बहुत शर्मनाक है मेरे ख्याल से, यही टिप्पणी की जा सकती है। दूसरा जो आप मुद्दा बता रहे थे कि बंगाल में क्या हो रहा है, तो बंगाल का चुनाव तो मुझे लगता है एसआईआर को जोड़ के देखा जाए तो दो चीजें स्पष्ट होती हैं कि एसआईआर एक तरीके से बंगाल और बिहार का चुनाव जीतने के लिए ही शायद बनी थी, और खास तौर से बंगाल, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है बीजेपी की तरफ से, जितना बड़ा अमला वहां गया, जिस तरह से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वहां चुनाव में पूरी घूम रहे हैं, कैबिनेट। और जिस तरीके से उस सरकार को और पूरे बंगाली समाज को वो उद्वेलित कर रहे हैं, वो लगता है एक तरीके का हमला है, चुनाव नहीं है, जैसे सत्ता हम छीनने आए हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब प्रजातांत्रिक बात ही नहीं है। जो चुनाव का जो ढांचा है हमारे यहाँ, जनतांत्रिक ढंग से जो सरकारें चुनने की जो बात है, इनको लगता है कि सत्ता किसी भी कीमत पे हमको चाहिए। लेकिन बंगाल में सारी इन सब चीजों के बावजूद जो आपने कही कि बड़े पैमाने पे नाम काटे गए, बल्कि ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो हाईकोर्ट जज रहे हैं, ऐसे लोग जो एसआईआर की प्रक्रिया को करने में मदद कर रहे थे, जो पदाधिकारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं, डिफेंस से रिटायर हुए हैं, ऐसे भी 27-28 लाख लोग हैं जो जिनके बारे में जिनके बारे में कोई, जिन पर कोई विचार ही नहीं हुआ, जिनके पास 12 में से 10-10 डॉक्यूमेंट है, और आमतौर पे अपेरेंटली जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठ नहीं सकता। तो ये एक तरीके से सत्ता छीनने का काम है। चुनाव नहीं हो रहा है एक तरफा तौर से, लेकिन जो माहौल वहां बना है, मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने बंगाल पर इस हमले को, एक तरीके से जो हमला है, इस हमले से निपटने के लिए एकता बनाई है। और मुझे लगता है कि जो 91% प्लस वहां जो वोटिंग हुई है, इस हमले के प्रतिक्रिया के खिलाफ वो हुआ है एक तरीके से। और मोदी और उनकी सरकार ने जितना साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंकने के बाद में, मुझे लगता है कि वहां, और जो सर्वे भी आए हैं कि ममता को जो हराने चले थे, इनको बुरी तरह मुंह की वहां खानी पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एक मुद्दा है, इसमें बहुत तरह की आंतरिक तौर पे चीजें सामने आई हैं कि किस तरह से खाने पीने पे चीजों की
वहां जिन चीजों को बाकी देश में वो एक मछ- एक घृणास्पद बताते मछली। हैं, वहां वो मछली उनके नेता हाथ में लिए हुए माछली भात की बात कर रहे हैं। तो बहुत दुर्गति मुझे लगता है उनकी वहां होने वाली है। वो सत्ता लेने चले थे, पर मुझे तो लगता है वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। जबकि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने उसमें जिस तरीके से हुआ है, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, सत्ता का दुरुपयोग किया है। केंद्रीय ताकत जो केंद्रीय सरकार की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की जो सत्ता है, जो सरकार में होने के कारण है, उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। ये एक बड़ा तो सभी एक, संवैधानिक एक पदों का तरीके से दुरुपयोग। सामने आया ये मसला। और तीसरी बात, आपने जो ये जो चड्ढा के बारे में, और जो आप में पार्टी में जो अभी बड़ी तोड़फोड़ हुई है, मुझे तो लगता है कि ये आपका तो एक तो ये है कि वहां कोई बीजेपी से कोई वैचारिक मतभेद के बिना वो पार्टी बनी हुई है। असल में तो आज हम अब जानते हैं इस बात को कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को आगे करके ये पार्टी एक तरीके से खड़ी उस बुनियाद पे हुई है। और उसके जो सर्वोच्च नेता है अरविंद केजरीवाल, वो तो खुलेआम पहले ये कहते हुए पाए गए थे कि वो तो खानदानी संघी हैं, मानी आरएसएस से उनका नाता है। तो फिर एक तरीके से इनकी कोई राजनीति में मत खैर भिन्नता तो वैचारिक नहीं है। शून्यता है उनकी, लेकिन ये जरूर बात वो सही है। अलग अलग भारतीय संविधान के तहत अलग अलग पार्टियां थी, और उनको भी जैसे भी वो हैं एक ढांचे में कानून के तहत चुनाव लड़ने और सत्ता में पहुंचने का हक था। और वो पहुंचे भी, दिल्ली में पहुंचे, पंजाब में पहुंचे। लेकिन अब मुझे लगता है कि दिल्ली से उनको दर बदर किए जाने के बाद में, जिस तरीके से वहां से कांग्रेस को ऑब्लिटरेट करके, अब वो चाहते हैं कि उनके उसमें तोड़फोड़ करके, और उनकी जो ताकत पंजाब में बनी है, उनको वो एक तरीके से कांग्रेस वहां बीजेपी सत्ता हथियाना चाहती है। हालांकि तात्कालिक रूप से तो सरकार वहां गिनना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो 7 राज्यसभा के सदस्य, इतने 9 में से शायद 10 में से। 10 में से 7 जो तोड़े हैं, इनमें से 6 पंजाब से आते हैं। तो एक तरीके से उनके जरिए, क्योंकि उनके ये भी देखा कि राघव चड्ढा के बहुत सारे एमएलए से वहाँ ये संपर्क तो पाए गए हैं, संपर्क किए हैं। तो उसकी एक योजना है, ये लग रही है बीजेपी की, ये इसमें तोड़ प्रभारी फोड़ था ना करके ये, और वो और पारेख था ना। पंजाब की सत्ता को चुनाव के अगले चुनाव में हथियाने की उनकी कोई रणनीति बनी हुई है। तो ये भी बहुत, हालांकि जो इसमें कानूनी राय, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जिन कपिल सिब्बल सहित जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो सब तो कह रहे हैं कि ये कानूनी रूप से तो नहीं हो सकता, पार्टी तो टूटी नहीं है। पार्टी में इसके 7 लोग निकले हैं, तो 7 लोग निकलने से वो 2/3। लेकिन अब ये कानूनी रूप, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो राजनीतिक चालबाजी है, जो कुटिलता है, वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। वैसे तो हम जानते हैं कि भाजपा के संपर्क में उसका शागिर्द जो भी बना, जूनियर पार्टनर उसका जो भी बना, उन सबको उठा गए। वो सिक्किम से लेके, अरुणाचल से लेके, आप जूनियर की बात कर रहे हैं, सीनियर शिवसेना से पार्टनर को भी खा गए। पार्टनर को भी खा गए। एक प्रदेश में तो सीनियर पार्टनर को भी खा गए। शिवसेना भी सीनियर थी हाँ, पहले। तो बीजेपी की तो ये फितरत है। अकाली, शिवसेना, जनता दल, यू, तीनों बिल्कुल, ही सीनियर पार्टनर थे। बिल्कुल, और तीनों को इन्होंने बिल्कुल। तो खा गए। ये इसमें अगली चाल यही है कि वो किस तरह से उसको गल्फ कर जाएं, किस तरह से उसको तोड़ के और अपनी सत्ता पंजाब में कायम कर लें। लेकिन जो कुछ मीडिया में और जो मेरा अनुभव है पंजाब के तेवर का, पंजाब की जनता के तेवर का, वहां भाजपा के पांव टिकने वाले नहीं है। दूसरा वहां बंगाल। भाजपा की, मुझे लगता है बंगाल से भी, बंगाल में तो फिर भी 10-12% उनको वोट पहले मिलते थे। लेकिन पंजाब में कभी वो 6% से आगे नहीं बढ़े। अकाली दल भले ही एक 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 जाति, एक धर्म के आधार पे उनके साथ में अ, थोड़ा बहुत जुड़ गलबैयां गई थी। करता रहा है। लेकिन अकाली दल के लोगों की भी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसके खिलाफ तो सिक्की खड़ी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है उनकी दाल वहां गलने वाली नहीं है। हालांकि ये बहुत अशोभनीय है और बहुत ही प्रजातंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके, संस्थाओं का दुरुपयोग करके और पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। इस तरह से जो प्रजातंत्र चल नहीं सकता। अभी कहा जा रहा है कि 50 एमएलए तो टूटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमएलए अभी तैयार होंगे, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर तो चुनाव है वहां पे। अगले मार्च में चुनाव होने वाले हैं। और एक साल के लिए टूट करके भी कोई सरकार तो बननी नहीं है। 50 65 आदमी चाहिए कम से कम भी। और 65 आदमी इस तरह से टूट जाएंगे,
और राघव चड्ढा इतना प्रभावी हो जाएगा, ये मुश्किल लगता है। और हालांकि वो पारिक भी हैं वहां पर, दोनों जने प्रभारी भी रहे हैं वहां, लेकिन फिर भी प्रभारी होना अलग बात है, और पार्टी को तोड़ना और उसका लीडर बनना अलग बात है। और तो अब देखते हैं, वो वैसे तो ये मुश्किल है। भाजपा का तरीका ही यही है कि एक आदमी को चिन्हित कर लो, उसको वो चढ़ाओ, कहते तू कहा होगा इसको, तेरे को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तू पार्टी तोड़ के ला, तू डिलीवर कर। डिलीवर कहाँ से लालच करे? ही नहीं, वो इनका ये जो शराब नीति के कारण जिस भी तरह हाँ का वो केस भी है। बना, तो वो तो उस वक्त लंदन भाग गए थे, हाँ, तो सेफ रहे वहां। और इस आंखें, दौरान उन्होंने सौदेबाजी की है जरूर, उसको ईडी का प्रयोग हुआ इसमें भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आंखें दिखाई वहां पे बिल्कुल लंदन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है पंजाब में, और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाके हमें भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत आभार चौधरी साहब। थैंक यू।